एम्प्लॉयमेंट स्कोर कार्ड वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम 3 मेन एरियाज को टैकल करेंगे। सबसे पहले वर्कर को डिफाइन करना, यानी हमारी स्क्वाड। उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स और इश्यूज को एग्जामिन करना, जिसे हम पिच कह सकते हैं। और आखिर में अनएम्प्लॉयमेंट के सॉल्यूशंस देखना, जो हमारा गेम प्लान होगा। चलिए अब कुछ की फॉर्मूलाज और टर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं। वर्कर, कोई भी व्यक्ति जो अपनी रोजी रोटी यानी लिविंग कमाने के लिए किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, उसे वर्कर कहते हैं। लेबर फोर्स, इसमें वो सभी लोग शामिल होते हैं जो या तो काम कर रहे हैं या फिर काम की तलाश में हैं, यानी वर्किंग एंड सीकिंग वर्क। वर्कफोर्स, ये उन लोगों का ग्रुप है जो एक्चुअली किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं और काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट निकालने का सीधा सा फॉर्मूला ये है, अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल्स लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। यानी लेबर फोर्स में से उन लोगों को माइनस कर दें जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, तो आपको अनएम्प्लॉयड लोगों का नंबर मिल जाएगा। 2017-2018 की डेटा के हिसाब से इंडिया में करीब 471 मिलियन वर्कर्स थे। इस स्क्वाड में सबसे ज्यादा नंबर मेल वर्कर्स और रूरल एरिया से आने वाले लोगों की है। वर्कर्स को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वो लोग हैं जो अपना खुद का एंटरप्राइज ओन और ऑपरेट करते हैं, जैसे खुद का बिजनेस, दुकान या खेती। हायर्ड वर्कर्स, ये वो लोग हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। इन्हें आगे 2 सब कैटेगरीज में बांटा गया है। कैजुअल वर्कर्स, जो डेली बेसिस दिहाड़ी पर काम करते हैं और उन्हें रेगुलर इनकम या बेनिफिट्स नहीं मिलते। रेगुलर सैलरीड वर्कर्स, जिन्हें एक फिक्स सैलरी मिलती है और साथ ही प्रोविडेंट फंड, पीएफ, पेंशन और मेडिकल लीव्स जैसे इंपॉर्टेंट सोशल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक पर, जिसे हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी WPR कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला काफी सिंपल है। WPR इक्वल्स टू वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। किसी भी देश का WPR रेशियो जितना ज्यादा होता है, वो इस बात का इशारा है कि वहां की इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा एक्टिव और प्रोडक्टिव है। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 2017-2018 के डेटा के अनुसार इंडिया का नेशनल एवरेज WPR लगभग 34.7% था। WPR के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझना जरूरी है। रूरल वर्सेस अर्बन WPR। रूरल WPR अर्बन WPR के मुकाबले ज्यादा होता है। इसकी मेन वजह है इकोनॉमिक नेसेसिटी, पैसों की मजबूरी, और रूरल एरियाज में एजुकेशन के लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज का होना, जिससे लोग जल्दी और ज्यादा नंबर में काम करना शुरू कर देते हैं। विमेन्स WPR, विमेन का WPR ओवरऑल काफी लो है, खासकर अर्बन एरियाज में। इसकी मेनली 2 रीजंस हैं। इनकम इफेक्ट, जब फैमिली की प्राइमरी इनकम अच्छी होती है तो विमेन अक्सर बाहर काम करने नहीं जाती। सोशल कंस्ट्रेंट्स, सामाजिक पाबंदियां और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अनपेड हाउस होल्ड वर्क, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जो विमेन घर का बिना पे वाला काम, अनपेड हाउस होल्ड वर्क करती हैं, उनके एफर्ट्स और टाइम को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, इसलिए उन्हें ऑफिशियल डेटा में वर्कर्स की तरह काउंट ही नहीं किया जाता। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को मेनली 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, ये एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा और मेन सोर्स है, जो खासकर रूरल एरियाज को पूरी तरह से डोमिनेट करता है। सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन और सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज शामिल होती हैं। टर्शरी सेक्टर, सर्विसेज, ये सेक्टर सर्विसेज जैसे IT, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ प्रोवाइड करता है और अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। जब हम सॉल्यूशंस यानी अपने गेम प्लान की बात करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए गवर्नमेंट का मेन फोकस उनकी स्किल डेवलपमेंट, नई स्किल सिखाना और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे आसान लोन्स प्रोवाइड करने पर होता है, ताकि वो अपने एंटरप्राइजेस को स्मूथली चला सकें और ग्रो कर सकें। इसके बाद आते हैं इकोनॉमी के 2 बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स पर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉबलेस ग्रोथ, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब देश की GDP तो तेजी से बढ़ती है, लेकिन उसके मुकाबले एम्प्लॉयमेंट में कोई ग्रोथ नहीं होती। इसका सबसे बड़ा रीजन अक्सर नई टेक्नोलॉजी और मशीन्स का इंसानों की जगह ले लेना होता है। कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स, ये एक ऐसा शिफ्ट या बदलाव है जहां लोग अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या रेगुलर सैलरी जॉब से हटकर कैजुअल वेज वर्क यानी दिहाड़ी मजदूरी की तरफ मूव करने लगते हैं। इसकी सबसे मेन वजह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी फॉर्मल जॉब्स की ग्रोथ का बहुत स्लो होना है।
अब एक और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो है इनफॉर्मलाइजेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस या सिचुएशन है जहां लगातार वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। इन दोनों सेक्टर्स के बीच का टेक्निकल डिफरेंस काफी सिंपल है। फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज्ड ऐसे एंटरप्राइजेस या बिजनेसेस जहां 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड ऐसे एंटरप्राइजेस जहां 10 से कम वर्कर्स काम करते हैं। एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि इंडिया की टोटल वर्कफोर्स का एक मैसिव 94% हिस्सा इसी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। इस सेक्टर की सबसे बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम यह है कि यहाँ वर्कर्स के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड या मेडिकल बेनिफिट्स और लेबर लॉज लागू नहीं होते हैं। इसकी वजह से इन वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी और आगे बढ़ने के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाते हैं। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट और उसके डेटा सोर्सेस पर। एक प्रिसाइज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां लोग काम करने के काबिल हैं, एबल टू वर्क हैं, मार्केट में चल रहे वेज रेट पर काम करने के इच्छुक हैं, विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें काम नहीं मिल पाता। इंडिया में इस अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का ऑफिशियल डेटा एनालाइज करने के लिए मेनली 2 की सोर्सेस पर सबसे ज्यादा रिलाई किया जाता है। रिपोर्ट्स ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया, जो देश की पॉपुलेशन और उसकी डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रोफाइल्स का डिटेल डेटा प्रोवाइड करती है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ये ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पर रेगुलर और एक्सटेंसिव सर्वेज कंडक्ट करती है, जिससे ग्राउंड रियलिटी का सही पता चलता है। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के सबसे मेन बिग 4 टाइप्स पर। डिस्गाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं। यहां एक्स्ट्रा वर्कर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है, यानी अगर उन्हें उस काम से हटा भी दिया जाए तो भी टोटल आउटपुट या प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये मेनली एग्रीकल्चर के सीजनल नेचर की वजह से देखी जाती है। फसल की बुआई, सोइंग और कटाई के बीच या बाद के खाली समय, ऑफ सीजन में, जब किसानों के पास कोई काम नहीं होता। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो डायरेक्ट सिचुएशन है जहां एक इंसान काम करने के लिए पूरी तरह से काबिल और तैयार, विलिंग एंड एबल है, लेकिन उसके पास 0 वर्क, बिल्कुल कोई काम नहीं है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक बिल्कुल टेम्पररी गैप या ट्रांजिशन पीरियड होता है, जो तब सामने आता है जब कोई इंसान अपनी पिछली जॉब छोड़कर नई जॉब की तलाश, सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब कर रहा होता है। कुछ और सिस्टमिक इश्यूज भी हैं जो एम्प्लॉयमेंट के रास्ते में आती हैं और कुछ और अलग टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देती हैं। आइए इन्हें समझते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सिचुएशन तब पैदा होती है जब जॉब मार्केट की डिमांड और अनएम्प्लॉयड लोगों की स्किल्स के बीच एक बड़ा मिसमैच होता है। यानी मार्केट या इंडस्ट्री को जो नई स्किल्स चाहिए वो जॉब ढूंढ रहे लोगों के पास नहीं होती। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के बिजनेस साइकिल के डाउनवर्ड फेजेस जैसे रिसेशन या मंडी के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती है। जब मार्केट डाउन होता है और प्रोडक्शन कम होता है तो लोगों की जॉब्स चली जाती हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये प्रॉब्लम खासकर हमारे ग्रेजुएट्स और हाईली क्वालिफाइड यूथ को अफेक्ट करती है, जिन्हें अपनी एजुकेशन और डिग्री के हिसाब से सूटेबल और अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती हैं। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ये खास तौर पर उन अनपढ़, इलिटरेट और रूरल एरिया से आए माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है, जो काम की तलाश में शहर, अर्बन सेटअप्स तो आते हैं, लेकिन उन्हें वहां की इंडस्ट्रीज में सेट होने और काम ढूंढने में फेल होना पड़ता है। अब हम इस चैप्टर के एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर आते हैं, जो है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके पीछे कई बड़े फैक्टर्स हैं जिन्हें हम इन पॉइंट्स में समझ सकते हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारी जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उस स्पीड से देश में नई जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, आजकल ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है जहां लेबर यानी इंसानों की जगह मशीन्स को ज्यादा फेवर किया जाता है। इससे ऑटोमेटिकली मैनुअल जॉब्स कम हो जाती हैं। ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट, जिसे हमने पहले जॉबलेस ग्रोथ के रूप में समझा था, यानी जीडीपी तो बढ़ रही है पर नई जॉब्स नहीं बन रही। फॉल्टी प्लानिंग,
हमारी पिछली इकोनॉमिक प्लानिंग्स और पॉलिसीज में शुरुआत से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को उतना स्ट्रिक्ट फोकस नहीं मिल पाया जितना जरूरी था। इन प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम मोस्टली थ्योरी पर बेस्ड है और डिग्रीज पर फोकस करता है। ये यूथ को जॉब मार्केट के हिसाब से प्रैक्टिकल और वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड करने में थोड़ा पीछे रह जाता है। डिक्लाइन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, मॉडर्नाइजेशन और बड़ी एमएनसीज की टफ कंपटीशन की वजह से हमारी ट्रेडिशनल और स्मॉल स्केल यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही हैं, बंद हो रही हैं, जिसके नतीजे में वहां काम करने वाले हजारों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। और अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, हमारा गेम प्लान यानी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। इस सीरियस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें इन की एरियाज पर फोकस करना होगा। इंक्रीजिंग जीडीपी ग्रोथ रेट, इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ रेट को तेजी से बढ़ाना ताकि मार्केट में नेचुरली नई जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सके। पॉपुलेशन कंट्रोल, तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ताकि रिसोर्सेज और अवेलेबल जॉब्स के बीच एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे। इंक्रीजिंग कैपिटल फॉर्मेशन, देश में इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना जिससे नई इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और बिजनेसेस सेटअप हो सके। बेटर मैन पावर प्लानिंग, फ्यूचर की जॉब मार्केट डिमांड्स और नई इंडस्ट्रीज के हिसाब से पहले ही अपनी वर्कफोर्स की स्किल्स को प्लान करना और उन्हें तैयार करना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, ये किसी भी सेक्टर की ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए सबसे जरूरी बेस है। ऑप्टिमम टेक्नोलॉजी बैलेंस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी पॉलिसी अपनाना जहां हम मॉडर्न मशीन्स का फायदा तो उठाएं पर साथ ही मैनुअल लेबर यानी इंसानों की डिमांड और जरूरत भी बिल्कुल खत्म ना हो। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का सही इस्तेमाल। एजुकेशन रिफॉर्म्स, अपने एजुकेशन सिस्टम में बड़ी बदलाव लाना, प्रैक्टिकल, वोकेशनल और स्किल बेस्ड लर्निंग को शामिल करना ताकि स्टूडेंट सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहें बल्कि डायरेक्ट मार्केट रेडी और जॉब रेडी बने। इस चैप्टर का आखिरी और बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ये है कि आखिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करता है। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के जरिए मेनली दो रास्तों से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये तब होता है जब गवर्नमेंट खुद लोगों को डायरेक्टली हायर करती है। इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी पीएसयूज, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए किए गए रिक्रूटमेंट्स शामिल होते हैं। यहाँ वर्कर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के पेरोल पर होते हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये तब होता है जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से गुड्स या सर्विसेज खरीदती है या उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवे कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट देती है। जब प्राइवेट कंपनीज के पास गवर्नमेंट का बड़ा ऑर्डर आता है तो उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है। नतीजन उन प्राइवेट कंपनीज को और ज्यादा नए लोगों को हायर करना पड़ता है। और इसके साथ ही हमारी एम्प्लॉयमेंट स्कोर कार्ड की ये इनिंग्स और चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से आने वाले किसी भी बाउंसर या यॉर्कर क्वेश्चन को टैकल करने के लिए अब आपकी स्क्वाड और गेम प्लान बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज करते रहिए और अपनी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए। ऑल द बेस्ट। सरकार के मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स इस प्रॉब्लम को ग्राउंड लेवल पर टैकल करने का काम करती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स कुछ इस तरह हैं। एमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये सबसे बड़ा और सबसे क्रूशियल प्रोग्राम है। ये रूरल एरियाज में हर उस परिवार को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 डेज की गारंटीड अनस्किल्ड मैनुअल वेज एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस करता है जो काम करने के इच्छुक हैं। स्किल एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इस कैटेगरी में नई स्किल्स सिखाने और खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है ताकि यूथ सिर्फ जॉब सीकर्स ना रहें बल्कि जॉब क्रिएटर्स बन सकें। लाइवलीहुड सपोर्ट, रूरल लाइवलीहुड, गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजीज और आसान क्रेडिट के जरिए लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है। अर्बन लाइवलीहुड, अर्बन पुअर को मार्केट की डिमांड के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग और माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप करने के नए रास्ते यानी अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं। इस आखिरी टॉपिक के साथ हमारा एम्प्लॉयमेंट चैप्टर और ये स्कोर कार्ड यहां पूरी तरह से कंप्लीट होता है।
हाल ही में MG नरेगा स्कीम को गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर VBG RAM G एक्ट पास किया, जिसमें 125 दिनों का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।